हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है, कल मैंने आपको इसके सारे टॉपिक्स बताए थे और इस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर नंबर 6 को सीक्वेंस में स्टार्ट कर रहा हूँ। इस छठे चैप्टर से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है, और 1 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6। और आप अब से एक आदत डाल देवें कि आप वीडियो को 2-2 3-3 बार देखें, रिवीजन करें, नोट्स देखें, सारा काम करें। जब नंबर आएंगे बच्चों, नहीं तो नहीं आएंगे। हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी काम आएगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन सीधा छपेगा बच्चों बोर्ड के अंदर। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 4 परिभाषा आएगी: संधि, जंक्शन, शाखा, ब्रांच, लूप या पास, इंग्लिश में भी उसको लूप ही कहते हैं, और एक खुद विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है बच्चों इस चैप्टर की, ठीक है। मतलब ये पूछता नहीं है कि ये परिभाषाएं पूछता है, लेकिन ये आपको आनी चाहिए। तो इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं। और हर लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि छोटे क्वेश्चन भी आएंगे इसलिए, ठीक है। और ज़्यादा मॉडल पेपर के भरोसे भी नहीं रहे कि मॉडल पेपर ही पढ़ना है हमको। मॉडल पेपर तो करना ही है, उसको बेस लेते हुए, क्योंकि वो पैटर्न अगर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा कर देगा तो हमारे नंबर कट जाएंगे। तो आपको सबको पता है, विद्युत धारा का जो बंद मार्ग होता है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अभी आवाज़ थोड़ी मेरी धीरे आ रही होगी, क्योंकि अभी रात के 2-3 बज रहे हैं आज से लंबे लंबे वीडियो बना रहे हैं इसलिए। तो इंग्लिश में डेफिनेशन हो जाएगी 10th क्लास की है: द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और पिछले चैप्टर का 5वें का इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसका कोई टॉपिक इसमें यूज नहीं होगा, टेंशन मत कीजिए। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। चैप्टर की स्टार्टिंग हमने कर दी यहाँ से कि विद्युत धारा के बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। कभी नहीं पूछेगा आपको किसे कहते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि सर्किट कहते हैं किसको है। उसके बाद में बात आती है नेक्स्ट परिभाषा कि भाई शाखा किसे कहते हैं, ब्रांच किसको बोलते हैं। तो इसको मैं ट्रेन से रिलेट करता हूँ, रेलवे से। ट्रेन की पटरी सबने देखी होगी, ठीक है। मैं काम करता हूँ, एक रफ पेज और ले लेता हूँ ताकि आपको उस पर समझा भी सकूँ। ऐसा करता हूँ, एक पेज को पूरा रफ ही कर देते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है ये। दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर। जस्ट ए सेकेंड। देखो, ट्रेन की पटरी है, ये एक ट्रेन की पटरी है, ये वाली, ठीक है। ये कोई रेलवे स्टेशन है, ये भी कोई ट्रेन की पटरी है, ये भी कोई ट्रेन की पटरी है, ये भी कोई ट्रेन की पटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब सारी जहाँ मिलती है ना, उसको हम कहते हैं संधि। ये जो बिंदु है उसे कहते हैं संधि, जंक्शन। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ट्रेन के बारे में बताता हूँ। आप लोगों ने रेलवे स्टेशन के नाम सुने होंगे, जैसे जयपुर जंक्शन, जोधपुर जंक्शन, उदयपुर जंक्शन, अहमदाबाद जंक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, फिजिक्स का एक स्टैंडर्ड है। जयपुर जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, और अहमदाबाद जंक्शन, बेंगलोर जंक्शन, जोधपुर जंक्शन, उदयपुर जंक्शन, ये सब रेलवे स्टेशन के नाम है। तो जंक्शन का मतलब हुआ संधि। लेकिन मुंबई के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बांद्रा या बांद्रा, उसके आगे आपको पता हो तो टर्मिनस लिखा रहता है रेलवे स्टेशन के ऊपर, या हम इसको हिंदी में कहें तो टर्मिनल कह सकते हैं। तो ये क्या नाटक हुआ,
पहले मैं जब छोटा था तो ये सोचता था कि जंक्शन जो होता है वो बड़ा रेलवे स्टेशन होता है, यानी बड़े रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है और छोटे को कहा जाता है टर्मिनल। मैं ऐसा सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंबई से बड़ा कौन सा शहर है भारत में, मुझे बताओ। कोई शहर नहीं है ना भारत में मुंबई से बड़ा, भाई काफ़ी बड़ा है। तो फिर उसके पीछे टर्मिनल क्यों लगा दिया, टर्मिनस क्यों लगा दिया, उसको भी तो जंक्शन कहना चाहिए। बहुत सारे हैं मुंबई के अंदर, बोरीवली जंक्शन, ठीक है। लेकिन CST ये भी रेलवे स्टेशन है मुंबई का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो ये टर्मिनल वर्ड वहाँ पे क्यों यूज किया बच्चों, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या घटना घटी। जैसे अगर मैं इंडिया का मैप के हिसाब से बताऊँ तो ये मान लीजिए जयपुर है अपना, ठीक है, रेलवे स्टेशन, तो इसका नाम है जयपुर जंक्शन। इसी की बात बता रहा हूँ फिजिक्स की, जंक्शन ये रहा, संधि बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जयपुर से क्या है कि जैसे एक रास्ता जाता है दिल्ली वाला, एक इधर जाता है वो जोधपुर वाला, एक इधर जाता है वो भरतपुर वाला, आगरा वाला, रेलवे की पटरियों की बात कर रहा हूँ। एक जाता है इधर से वो कोटा वाला, सवाई माधोपुर कोटा वाला, और एक इधर जाता है वो अजमेर वाला। तो आप लोगों ने यहाँ पे चीज़ नोट की होगी, 1 2 3 4 5 बहुत सारी ट्रेन की पटरियाँ जा रही है। इसका मतलब जहाँ से बहुत सारी लाइनें जाएगी, बहुत सारी पटरियाँ जाएगी, उसको बोलते हैं जंक्शन, संधि बोलते हैं। आई बात समझ में। लेकिन बांद्रा टर्मिनस या CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये मुंबई के रेलवे स्टेशन है। तो इनको टर्मिनल क्यों कहा गया बच्चों, क्योंकि बांद्रा जो है वो लास्ट स्टॉप है, उसके आगे पटरी नहीं है। मान लीजिए यहाँ से गुजरात से बोरीवली पहला स्टेशन है मुंबई का, बोरीवली से ट्रेन गई और लास्ट आ गई बांद्रा पे। यहाँ से ट्रेन जो गई, इसके आगे बच्चों पटरी ख़त्म हो जाती है, रेल की जो पटरी है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ से ट्रेन वापस आती है, उल्टी वापस आती है। उल्टी वापस कैसे आती है कि यहाँ पर जैसे एक पटरी ये हो गई और एक पटरी ये हो गई, तो यहाँ पर ट्रेन आ गई, एक बार पहुँच गई बांद्रा पे, फिर यहाँ से इंजन अलग होके, इंजन आगे आके वापस पीछे से जुड़ के और आगे आता है। कहने का मतलब आपको मीनिंग समझ में आया होगा। टर्मिनल का मतलब होता है कोना, कॉर्नर। टर्मिनल का क्या मतलब होता है, कॉर्नर। यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया, बांद्रा टर्मिनल हो गया, ये मुंबई के जो रेलवे स्टेशन है उसके आगे पटरी ख़त्म हो जाती है बच्चों, लास्ट पटरी है वो, ट्रेन की लास्ट पटरी है। जैसे ट्रेन गई और वापस, जैसे ये ट्रेन गई, ये ट्रेन के डिब्बे है ये, और ये आगे इंजन है, तो इंजन यहाँ से अलग हो जाएगा। और यहाँ पे डबल पटरी तो होती है, 2 4 पटरियाँ होती है, तो इधर से इस पे आएगा संटिंग करके और वापस इंजन आगे आके नहीं, ट्रेन उल्टी आएगी वापस, कहने का मतलब। लेकिन जैसे यहाँ से अभी मैंने आपको बताया था जयपुर, यहाँ से कोई पटरी से ट्रेन आई, वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, किधर भी जा सकती है, तो उसको बोलते हैं जंक्शन। आई बात समझ में आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा आती है संधि की, जंक्शन की। ये जो रेल की पटरियाँ हैं, ये रियल में फिजिक्स की टर्म में अगर मैं बात लूँ तो ये तार है, वायर्स हैं, यानी कि प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस। और ये जो, अब एक बात बताओ मुझे कि एक टाइम में जैसे ये पटरी है यहाँ पर दिल्ली वाली, तो एक टाइम में एक ही तो ट्रेन आएगी एक ट्रैक पे, भाई एक पटरी पे एक ही तो ट्रेन आएगी, इधर से भी एक पटरी पे एक ही ट्रेन आएगी, इधर से भी एक पटरी पे एक ट्रेन आएगी, इधर से भी एक पटरी पे एक ट्रेन, यानी एक पटरी एक ट्रेन। तो यहाँ से मीनिंग क्या निकला बच्चों, ये जो पटरियाँ हैं इनको हम कहते हैं शाखा, ब्रांचेज। क्या कहते हैं, ब्रांच, शाखा। तो सबसे पहली परिभाषा मैंने आपको यहाँ पे बताई कि संधि की परिभाषा बता देता हूँ मैं आपको। तो संधि किसे कहते हैं भाई, कि विद्युत परिपथ में जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं आकर मिलती है उस बिंदु को संधि कहते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ऐसा पॉइंट जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेज आकर मिलती है। अब कोई बोलेगा सर 2 या 2 से ज़्यादा पे तो लिख सकते हैं बेटा, तो नहीं लिख सकते दो। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन है, एक पटरी इधर और एक पटरी इधर, तो ये जंक्शन थोड़ी ना हुआ, ये संधि थोड़ी ना हुई, क्योंकि एक ही आ रही है और एक ही जा रही है। संधि होने के लिए, जंक्शन होने के लिए कम से कम 3 पटरियाँ होनी चाहिए, यानी 3 शाखाएँ होनी चाहिए, 3 ब्रांचेज होनी चाहिए। ये इसका वर्ड मीनिंग है। तो सबसे पहली परिभाषा, संधि किसे कहते हैं, जंक्शन किसे कहते हैं। तो विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं आकर मिलती है उस बिंदु को संधि कहते हैं। यानी कि जंक्शन किसको बोलते हैं, जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेज आकर इंटरसेक्ट होती है,
मीट होती है उसको बोलते हैं जंक्शन। अब दूसरी परिभाषा, शाखा किसे कहते हैं, ब्रांच किसे कहते हैं। तो ब्रांच किसे कहेंगे भाई, अभी मैंने आपको कहा था एक ट्रैक पे एक ही पटरी आएगी, एक पटरी पे एक ही ट्रेन आएगी। तो इसकी परिभाषा हो गई, यानी कि अगर ये वायर है तो इसमें एक प्रकार की धारा पाएगी, मान लो 5 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर, इसमें 5 एम्पियर, जो भी अदर अलग एग्जाम्पल। यानी कि शाखा या ब्रांच किसे कहेंगे बच्चों, शाखा या ब्रांच किसे कहेंगे, जिसके अंदर धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है, उसे हम कहते हैं ब्रांच। उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ का, नेटवर्क का या जाल का वह भाग जिसमें विद्युत धारा क्या रहती है, नियत रहती है, उसे हम कहते हैं शाखा कहते हैं। यानी कि सर्किट में, नेटवर्क में वो पार्ट जिसमें करंट जो है कांस्टेंट रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। अब तीसरी परिभाषा, लूप या पास। तो ये सब मिला के लूप कहलाता है। यानी लूप किसको कहते हैं, ये जो वायर्स थे इनको हमने क्या बोला, प्रतिरोध। और इसके अलावा सर्किट में और क्या लगेंगे, सेल बैटरियाँ लगेगी, सेल लगेगी, बैटरी लगेगी। यानी प्रतिरोधों और सेलों से युक्त बंद परिपथ को, किसको, बंद परिपथ को हम क्या कहते हैं, लूप या पास कहते हैं। यानी कि सेल और रेजिस्टेंस से मिलकर जो क्लोज्ड सर्किट बना है उसे हम कहते हैं लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप। तो ये सारी परिभाषाएं आपको चैप्टर के अंदर, जो हेडिंग है हमारी किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ, उसके अंदर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आई होगी। आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना, आपको पूरी क्लियर और हो जाएगी। तो सबसे पहले शाखा से पहले एक अपने काम करते, संधि की परिभाषा लिख देते, ऐसा करते। विद्युत परिपथ का, कोई एक आदि छप जाएगी, ध्यान रखना हो, वह भाग जहाँ, या विद्युत परिपथ के जिस बिंदु पर, ऐसा याद कराऊंगा जिंदगी में नहीं भूलोगे, 3 या 3 से अधिक शाखाएं आकर मिलती है। अब ये 4 परिभाषाएं कभी नहीं पूछता है बच्चों, लेकिन अगर पूछ ली तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए आनी चाहिए। उसे संधि कहते हैं। जंक्शन किसको बोलते हैं, जंक्शन, द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट at which 3 or more than 3 branches will intersect या meet is called junction। इंटरसेक्ट से ज़्यादा बढ़िया वर्ड है मीट। फिर दूसरी परिभाषा, नेक्स्ट, शाखा, ब्रांच। तो विद्युत परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है, उसे शाखा कहते हैं। मीन्स ब्रांच किसको बोल दिया हमने, द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट in which the value of electric current। देखो मेरी बात सुनो, सबको पता है कि 5 सर्किट में से क्वेश्चन आना है, लेकिन वो 99% आना है, 100% नहीं आना है। हो सकता है इधर से कोई क्वेश्चन हटा दे, इसलिए पार्ट तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड ब्रांच। फिर नेक्स्ट परिभाषा, लूप या पास। सबको पता है पहले नियम को क्या कहते हैं, संधि का नियम, जंक्शन लॉ। दूसरे को लूप या पास का नियम। तो परिभाषा पूछ सकता है, इसमें आ जाएगा प्रतिरोध को, प्रतिरोध और प्रतिरोधक एक ही बात है, तथा सेलों से युक्त किसी बंद
परिपथ को लूप या पाश कहते हैं। किसको बोल दिया लूप? द क्लोज सर्किट consisting resistances and cells is called loop। ये हो गई परिभाषाएं, कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर। अब बात करते हैं किरचॉफ के नियम की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कल के वीडियो में बताया था, किरचॉफ्स लॉ, इसके दो नियम है। पहला है KCL, दूसरा है KVL। ये मैंने जो कल नाम लिखे थे उसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका दूसरा नाम था किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसी कहते थे धारा का नियम यानी करंट लॉ, और इसको ही कहते हैं संधि नियम मीन्स जंक्शन लॉ। ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टता का नियम, ठीक है। और इसी को ही कहते हैं लूप का नियम, इसी को कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम सेकंड लॉ, और इसी को ही कहते हैं लूप या पास का नियम। तो एक एक को मैं आपको ऐसा याद करवाता हूँ, जिंदगी में नहीं भूलोगे, देख लो। और इन दोनों में से एक नियम बच्चों बोर्ड के एग्जाम में छपेगा। तो सबसे पहला है हमारा, और एक लाइन और बता देता हूँ फिर से जो कल बताई थी कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। सेकंड लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड है। ये चैप्टर के पीछे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये वाला। इस पार्ट से एक तो ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब पांचवें और छठे पार्ट से एक नंबर का प्रश्न आएगा और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। इस टाइप से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट के पीछे पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है। आप वीडियो को पॉज करके तुरंत देख लो, बोलो वीडियो को पॉज कर लो और तुरंत देख लो, ऐसा करो। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है, ठीक है। अति लघुत्तरात्मक का दूसरा क्वेश्चन भी यही है। वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, ठीक है, जो अभी ये मैंने बताया आपको। वीडियो को पॉज करके देख लो बोली। चलिए, किरचॉफ का प्रथम नियम बहुत सरल है। इस साल बोर्ड के अंदर द्वितीय नियम आया था। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं? KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसका दूसरा नाम क्या है? धारा का नियम। बहुत ध्यान से समझना इसको, करंट लॉ। और इसी का एक नाम और है संधि नियम मीन्स जंक्शन लॉ। और किस पर आधारित है ये? आवेश संरक्षण पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। तो इसके अंदर क्या है, रफ वाला पेज लाते हैं फिर से और आपको प्रथम नियम समझा देते हैं। इसके अंदर ये लिखना है आपको, चलिए समझा देता हूँ आपको। इसमें यह है कि कोई संधि जो होती है, जंक्शन जो होती है, उस पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है किसी जंक्शन पर, उसका एल्जेब्रिक सम जो है वो 0 होता है। अभी मैंने आपको समझाया था जंक्शन मतलब रेलवे स्टेशन। तो एक बार बताओ, एक ट्रेन आई, फिर वो दूसरे गांव चली गई, फिर दूसरी आई तो तीसरे गांव चली गई, तो उस रेलवे स्टेशन पे तो कोई ट्रेन नहीं रुकी हुई है ना। तो सीधी बात है उस पर तो कुल ट्रेनें 0 है, ठीक है। तो किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है। यानी किसी जंक्शन के ऊपर टोटल करंट जो होगी वो 0 होगी। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, आने वाली करंट जो होगी संधि, ये जो जंक्शन है जो इसके पास आ रही है, जो इसकी तरफ आ रही है, संधि की ओर जो आ रही है, जो जंक्शन की तरफ आ रही है, उसको प्लस लेंगे। और मान लीजिए कोई ट्रेन ये संधि से दूर जा रही है, यानी ये जंक्शन है इससे दूर जा रही है, तो वहाँ पर नेगेटिव लेंगे। और कुल जो आने वाली होगी, मान लीजिए ये भी आ रही है और ये भी आ रही है और ये जा रही है और ये भी जा रही है, तो कुल आने वाली बराबर कुल जाने वाली। ये 4 सेंटेंस लिखने हैं। तो क्या है भाई किरचॉफ का प्रथम नियम कि किसी भी संधि पर विद्युत परिपथ में
किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है। अब ये बात है नियम की, तो नियम में एक भी शब्द ना तो तुम्हें अपनी मर्जी से लगाना है और ना ही एक शब्द भी हटाना है, सीधी बात है। ठीक है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है। अब संधि है, उस पर धारा का योग जो होता है बीजगणितीय योग वो शून्य होता है। यानी कोई भी जंक्शन है उस पर जो टोटल करंट होगी उसका एल्जेब्रिक सम जो है वो जीरो होगा हमेशा। और जो संधि की तरफ आ रही है धारा उसे पॉजिटिव लेते हैं, जो संधि से दूर जाती है उसे नेगेटिव लेते हैं। यानी कि जो जंक्शन की तरफ आ रही है उसको पॉजिटिव और जो जंक्शन से दूर जा रही है उसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो सीधी बात है और कुल आने वाली बराबर कुल जाने वाली। तो विद्युत परिपथ में इंपॉर्टेंट है ये, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आपने अगर इतनी सी भी लाइन लिख दी ना तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन मत करो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल या नेट इलेक्ट्रिक करंट at a junction is equal to 0 in any electric circuit। इतना सा लिखना है, नंबर मिल जाएंगे पूरे। एक शब्द भी ना तो अपनी मर्जी से हटाना है ना एक शब्द अपनी मर्जी से जोड़ना है। अब इसका गणितीय रूप कि इसका सूत्र क्या होगा, मैथमेटिकल फॉर्म, इसका जो गणितीय रूप होगा वो होगा I बराबर 0 और समेसन, इसको लोग सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा नहीं है समेसन, इसका मतलब होता है बीज गणितीय योग। तो पाठ के पीछे प्रश्न है बच्चों, और ये रहा पाठ के पीछे प्रश्न, किताब रखा करो पास में चल रहा है। पाठ के पीछे प्रश्न है पहला अति लघुतरात्मक प्रश्न, आ सकता है इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है किरचॉफ के संधि नियम का केवल गणितीय रूप लिखिए। यानी कि किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का ओनली मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है। तो आपको सिर्फ ये सूत्र लिख के आना है, इतना सा। पाठ के पीछे आप वीडियो को पॉज करके तुरंत आप देख लो भले। ठीक है, और लघुतरात्मक का पहला क्वेश्चन भी यही है, शॉर्ट का पहला क्वेश्चन भी यही है, किरचॉफ के संधि नियम और लूप नियम का कथन लिखिए। यानी कि किरचॉफ का जंक्शन लॉ और लूप लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। तो ये जंक्शन लॉ वाला है, ये रहा देखो। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट मतलब कथन और सूत्र और सब कुछ, समझ गए आप लोग। अभी यहाँ पर 3 प्रश्न हो गए, ऑब्जेक्टिव का पहला, वेरी शॉर्ट का पहला, दूसरा और शॉर्ट का पहला। ठीक है, शॉर्ट के पहला पूरा नहीं हुआ है, आधा हुआ है, क्योंकि वहाँ 2 नियम पूछे हैं। तो अगर आपको सिर्फ गणितीय रूप पूछता है, सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म पूछता है, तो इतना सा लिख के आना है बच्चों, ध्यान रखना। समझ रहे हो बात आप। उसके बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट क्या जाएंगे कि संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक होती है या धनात्मक मानी जाती है, और संधि से दूर जाने वाली धारा, अगर आप अच्छे बच्चे हैं और ये नियम पूछता है तो पूरा लिखना है आपको। सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म पूछता है तब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है और कुल आने वाली बराबर कुल जाने वाली। संधि की ओर आने वाली कुल विद्युत धारा, भाई मान लो किसी रेलवे स्टेशन पे 3 ट्रेन आई और 3 चली गई तो 3 बराबर 3 हुआ कि नहीं हुआ। संधि की ओर आने वाली कुल विद्युत धारा का मान, आवाज़ आपको थोड़ी धीरे आ रही होगी क्योंकि बच्चों रात हो रखी है इसलिए सब सो रहे हैं यहाँ पे। संधि की ओर आने वाली कुल विद्युत धारा का मान संधि से दूर जाने वाली कुल विद्युत धारा के मान के
बराबर होता है। मैं कह रहा हूँ इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। और यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। पहले एक बात और कर लेते हैं, ये जो लाइन लिखी ना ये वाली, इस पर एक क्वेश्चन है और ध्यान से सुनना, वो है 5वें पार्ट के अंदर। इस लाइन पर एक क्वेश्चन है, वो है 5वें पार्ट के अंदर। यहाँ का जो क्वेश्चन है ना वो 5वें चैप्टर के अंदर छप गया। ये क्वेश्चन तो, ये चैप्टर तो छठा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइनें लिखी ना, कुल आने वाली कुल जाने वाली, ठीक है, यहाँ के लिए एक जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो 5वें पार्ट के अंदर छप गया। और आप वीडियो को पॉज करके तुरंत निकाल लो 5वें पार्ट के अंदर लघुत्तरात्मक प्रश्न का पहला सवाल, यानी शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। मैं सवाल पढ़ के सुना देता हूँ, वीडियो को पॉज करके पहले आप किताब निकाल लो। 5वें पार्ट का लघुत्तरात्मक का पहला प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन का पहला, तुरंत देख लो। प्रश्न है, एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितना आवेश होता है। मीन्स अगर एक वायर है उसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हूँ तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो याद रखना जीरो आंसर होगा उसका, शून्य। क्यों? क्योंकि जितनी धारा आई उतनी तो चली गई, जितनी करंट आई उतनी तो चली गई, तो वहाँ पे चार्ज रुका ही नहीं, तो वहाँ पे चार्ज हो जाएगा जीरो, याद रखना, ठीक है। अब मैं इसी को इंग्लिश में लिख लेता हूँ। द करंट, ऐसा लिख देते, द इनकमिंग करंट इज टेकन पॉजिटिव, द आउटगोइंग करंट is taken negative, and total incoming current is equal to total outgoing current, and it is based on conservation of चार्ज। अब एक छोटा सा डायग्राम बना के इसको थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। आया मज़ा? इसको बोलते हैं असली फिजिक्स। 4 रेजिस्टेंस बना दो, 1 2 3 4, ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये R2, ये R3, ये R4, ठीक है। मान लीजिए इसमें करंट आ रही है I1, इसको अपन दूर भेज देते हैं, ये दूर जा रही है I2, ये तीसरी वाली आ रही है। ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग इसका, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो आने वाली जो करंट होगी वो प्लस होगी कि माइनस होगी। I1 जो आ रही है अंदर, देखो ये रहा संधि या जंक्शन, अंदर आ रही है तो प्लस। I2 के लिए क्या लिया जाएगा? माइनस, क्योंकि बाहर जा रही है, देखो आप लोग, I2 के लिए लिया जाएगा माइनस। फिर I3 के लिए क्या लिया जाएगा? प्लस, क्योंकि अंदर आ रही है इसलिए। और I4 के लिए माइनस, क्योंकि बाहर जा रही है, बराबर जीरो। तो प्लस प्लस वालों को पास में रख दो और माइनस माइनस वालों को उधर ले जाओ, तो I2 उधर जाएगा प्लस का, यानी कि ये I1 और 3 अंदर आ रही है देखो, और 2 और 4 बाहर जा रही है, यानी कि ये जो समेसन I इनकमिंग है टोटल, यानी कुल विद्युत धारा का बीजगणितीय योग कौन सी, क्योंकि अपन ने 4 का उदाहरण लिया, हो सकता है कितनी भी आ सकती है, इनकमिंग अंदर आने वाली, इज इक्वल टू समेसन I आउट गोइंग, सिग्मा बोलते हैं इसको या समेसन बोल सकते हैं, यानी कि ये बीजगणितीय योग है इसका। आ गई बात समझ में? और टोटल जो होगा समेसन I वो कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो, क्योंकि इसको इधर ले आओ तो बराबर जीरो हो जाएगा ऐसे। ये मैं वीडियो को ये जूम आउट कर देता हूँ, पूरी स्क्रीन को आराम से आप लोग देख लीजिए। ये है किरचॉफ का प्रथम नियम, यह धारा का नियम या संधि का नियम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट लॉ या जंक्शन लॉ। अब इस पर बेस्ड बेटा कुछ क्वेश्चन आते हैं, और वो है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। चैप्टर के पीछे भी है 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन, तो मैं आपको इस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि आने लायक है वो इस साल बोर्ड में। जैसे अपन लोग कर लेते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का तीसरा क्वेश्चन निकाल दो आप लोग। वहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है इस टाइप का, ओ लिखा गया है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव का तीसरा निकाल लेना आप लोग।
यहाँ लिखा है 4 एम्पियर, यहाँ लिखा है 5 एम्पियर। इससे इजी क्वेश्चन इस दुनिया के अंदर नहीं है। यहाँ लिखा है 2 एम्पियर, यहाँ बाहर की तरफ लिखा हुआ है 4 एम्पियर, और यहाँ आई लिखा हुआ है, और पूछा है कि आई का मान कितना होगा। तो ये जंक्शन है, ये संधि है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू आपको पूछी है उससे आप पूरा सामने की साइड, दूसरी साइड चले जाओ। ये रूल है इनको सॉल्व करने का। जो आपको वैल्यू पूछी उससे पूरा दूर चले जाओ। तो मैं यहाँ आ गया 5 पे। तो यहाँ से देखो, आप अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो प्लस, और ऑपोजिट डायरेक्शन तो माइनस, यानी कि जंक्शन की तरफ जा रहे हैं तो प्लस, नहीं तो माइनस। तो अभी आपके पास 0 एम्पियर की करंट है, 0 से इस लाइन में आए तो 5 हो गई। अब 5 में ये 4 अंदर आ रही है इसलिए जुड़ जाएगी, ठीक है, 5 और 4 हो गए 9। फिर ये 2 भी अंदर आ रही है इसलिए जुड़ जाएगी, 9 और 2 11। लेकिन ये 4 जो है वो बाहर जा रही है, तो 11 में से ये 4 जो है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो 11 में से 4 गए तो 7, यानी वो जो 7 जो बच गई वो इधर आ जाएगी धारा। एक बार फिर से समझाता हूँ, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसी में सीध में उल्टा दूसरी साइड चले जाओ, 0 से शुरू करो, 0 से। अब आप देखो अंदर आ रही है ना धारा, ये वाली दिख रही है ना, डायरेक्शन से पता चल रहा है अंदर आ रही है, तो 5 जुड़ जाएगा। तो 0 + 5 कितना हो गया 5। अब ये 4 भी अंदर आ रही है तो 9, ये 2 भी अंदर आ रही है तो 11। अब ये जो 4 है वो बाहर जा रही है तो 7 घट जाएगी ना, मतलब अंदर आ रही है तो जो जुड़ जाएगी, बाहर जा रही है तो घट जाएगी। तो आई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? इसमें आपको कुछ भी लफड़ा नहीं करना है, सीधा लिखना है 5 + 4 + 2, और ये 4 बाहर जा रही है इसलिए -4 = आई। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट गया 7 एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तीसरे का सी, बिल्कुल राइट है भाई। आई बात आपको समझ में? अब मैं मेरे मन से एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए इस टाइप का एक क्वेश्चन 2012 में बोर्ड में आ चुका है, अपनी मेरी मर्जी से दे रहा हूँ मैं तो। ऐसे यहाँ पर टोटल करंट है वो आपको पूछिए, और मेरी मर्जी से दे रहा हूँ 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 7 एम्पियर बाहर चली गई, 10 एम्पियर अंदर आ गई, 2 एम्पियर अंदर आ गई, 3 एम्पियर बाहर चली गई, फिर इधर से 2 एम्पियर अंदर आ गई। तो इस आई की वैल्यू पूछी है आपको, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करके तुम लोग सॉल्व करो कितना आता है, फिर मैं बताता हूँ बेटा कितना आएगा। चलो वीडियो को पॉज करने के बाद में अब देखो, इधर जिसकी वैल्यू पूछी है आपको उलझना नहीं है, उससे बिल्कुल सीधा दूसरे कोने में चले जाओ। तो यहाँ से शुरू करो। देखो ये 3 अंदर आ रही है तो प्लस क्या हो जाएगा, अब ये 2 भी अंदर आ रही है तो प्लस का हो जाएगा, 3 और 2 5। फिर नीचे आ गए इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये 10 अंदर आ रही है तो 10 और 5 कितने हो गए 15। 15 में से ये 7 बाहर जा रही है तो 15 में से 7 गए तो पीछे बच गए 8, ठीक है। अब 8 नीचे आई, 8 नीचे आई तो ये 2 अंदर आ गई तो जुड़ गई, 8 और 2 10, 10 में से 3 बाहर चली गई तो पीछे बच गई 7, यहाँ आ गई 7, ये 2 भी अंदर आ गई, 7 और 2 9। कोई गधा ही होगा जो ये ऐसा सवाल गलत करेगा, पहले कह देता हूँ मैं आपको। इसका आंसर आ जाएगा 9 एम्पियर। एक बार आप भी चेक कर लेना कितना आता है। कैसे करते हैं एक बार फिर से, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके उल्टे चले जाओ दूसरी साइड। अब अंदर आ रही है तो जोड़ दो, बाहर जा रही है तो घटा दो। तो ये 3 अंदर आ रही है तो जुड़ गई 3, किस में जुड़ गई 0 में जुड़ गई, यानी 3। अब ये 2 भी अंदर आ रही है, 3 2 5, 5 और ये नीचे आ गए। अब ये 10 भी अंदर आ रही है तो जुड़ गई, 10 और 5 15। अभी 7 बाहर जा रही है तो 15 में से 7 गए तो पीछे बच गए 8। अब 8 नीचे आ गई, 8 इस पॉइंट के ऊपर 8, 8 और ये 2 अंदर आ गई तो 10, 10 में से ये 3 बाहर चली गई तो 7, 7 यहाँ आ गई, और ये 2 भी अंदर आ रही है तो 7 और 2 9, तो 9 नीचे आ जाएगी। तो 9 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में आपको? ऐसा कैसा हमारा एक एग्जाम्पल है 6.1, एग्जाम्पल 6.1, उसको भी आप लोग रफ कॉपी में सोल्व करना। चलो मैं अभी बता देता हूँ, तुम क्या अभी कहूँ जो सोल्व करोगे, साले गधों गई को, पढ़ते तो फोन ही बैठे। ये प्रश्न है एग्जाम्पल 6.1, ये वाला है अपना एग्जाम्पल 6.1। और ऐसा फालतू के सवाल 3 नंबर में आ जाएंगे। 2012 का सवाल है बोर्ड का, वो आप लोग सोल्व करना बैठे बैठे। यहाँ पर क्या है, 3 एम्पियर इधर अंदर आ रही है और 1.5 इधर बाहर जा रही है। इस पॉइंट का नाम लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा है एक्स, यहाँ लिखा है बी, यहाँ 1 एम्पियर बाहर जा रही है, यहाँ लिखा है वाई, यहाँ लिखा है 0.25 और यहाँ लिखा है आई। और इस आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। रफ कॉपी के अंदर पहले सोल्व कर लो तुरंत।
तो देखो आई की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी था आपको, और एक्स और वाई ऐसे लिखा हुआ है, आपको एक्स और वाई की टेंशन नहीं, यूँ नहीं कि एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा, अभी सब आ जाएगा। और आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके दूसरी साइड चले जाओ, सीधा 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 इधर चले जाओ यहाँ पे। अब यहाँ से शुरू करो, ये 3 अंदर आ रही है तो जुड़ जाएगी 3। अब 3 में से ये 1.5 देखो बाहर चली गई, तो 3 में से 1.5 गया तो पीछे कितना बच गया 1.5, यानी कि 1.5 यहाँ पे आ रहा है। अब 1.5 में से ये एक इधर चली गई, तो 1.5 में से एक गई तो पीछे कितना बचा 0.5 यानी आगे आ रही 0.5। 0.5 में से भी 0.25 इधर ऊपर चली गई, तो पीछे कितनी बचेगी 0.25 ही तो बचेगी, और वो इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, एक बार फिर से समझाता हूँ। और आपको इनको कोई सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ही जैसे मैंने समझाया ना, ऐसे प्लस यानी 3 प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ऑटोमेटिक उस हिसाब से डायरेक्ट सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। ऐसा सवाल आएगा। इधर से करंट जहाँ से वैल्यू पूछी है आपकी उसके दूसरी साइड चले जाओ, एकदम कोने पे, दूसरे कोने पे, तो 3 अंदर आ गए तो जुड़ गई। 3 में से 1.5 बाहर निकल गई तो 1.5 बच गई। 1.5 में से ये एक भी बाहर चली गई तो पीछे 0.50 बच गया। 0.50 आगे आ गया, 0.50 में से भी 0.25 ऊपर चला गया, तो पीछे कितना बचेगा 0.25 तो बचेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स। आई बात समझ में? चलो, थैंक यू वेरी मच।